हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी हिंदी प्रैक्टिस साइट की, आपके मैंने 15 हिंदी प्रैक्टिस साइट करा दिए। ये जो प्रैक्टिस साइट है वो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी या फिर जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसमें आपकी हिंदी आती है, उसके लिए ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो सारी क्लासेस को आप देख लीजिए। मैंने आपकी शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी हिंदी ग्रामर होती है उसके सारे प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल पर भी लिखा हुआ है, हमारी जो आज की क्लास है यानी कि प्रैक्टिस सेट है वो 16 है। देख लेते हैं हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन से हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऋण शब्द आपसे पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि ऋण शब्द क्या होते हैं। देखो, ऋण वह शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। जब इनकी टुकड़े किए जाते हैं यानी कि इनके खंड किए जाते हैं तो कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं दिन। अब दिन है या रात है, अगर मैं इनके खंड करूं या टुकड़े करूं या संधि विच्छेद करूं तो क्या इनका अर्थ प्रकट हो सकता है? कोई भी अर्थ नहीं निकल सकता है। दिन को कैसे बांट सकते हैं? दा प्लस नी करके काट सकते हैं तो दिन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये इसका सही अर्थ नहीं होगा। सर लाइट जला दीजिए, लाइट। तो इसके क्या है, खंड नहीं हो पाएंगे। तो ये होते हैं आपके रूढ़ शब्द। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ कि सारे ऑप्शंस हमसे क्या पूछ रहे हैं। देखो, मैंने आपको मीनिंग बता दिया रूढ़ शब्द क्या होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। एक परिभाषा एक लाइन में आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। देख लो, इसमें फर्स्ट लिखा है पशु। क्या पशु के खंड किए जा सकते हैं? बी है आपका विद्यालय। हाँ, विद्यालय के किए जा सकते हैं। क्या हो जाएगा? विद्यालय के अगर हम इससे कट करेंगे तो विद्या प्लस आलय हो जाता है विद्यालय का। इसके तो खंड हो जाएंगे। विद्या के लिए आलय, जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे विद्यालय कहा जाता है। फिर है आपका वाचनालय यानी कि वाचन के लिए आलय, इसके भी खंड हो रहे हैं। और डी आपका समतल यानी कि समान तल, सम प्लस तल को भी मैं इसके खंड कर सकती हूँ और इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका पशु, इसमें आपके खंड नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते और ना ही कोई अर्थ प्रकट हो सकता है। तो यही होते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो हमारे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। यानी कि जो ये परीक्षा शब्द आपका नोट हुआ हुआ है यहाँ पर, वो निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें ये आता है। तो किस में आता है ये आप जान लेते हैं। पहले ये बताइए आप, परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा का मतलब एग्जाम होता है। क्या परीक्षा को ऐसे ही लिखा जाता है? देखो, परीक्षा को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये किसी का रूप हो सकता है। किस रूप में लिखा जाता है ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है तत्सम, बी है तद्भव, और सी है आपका देशज, और डी है आपका विदेशी। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। देखो, देशज में जो होते हैं आपके देश में, यानी कि जो हमारी आम बोल भाषा में होते हैं ना, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि पेट है ना, पेट हो गया, ठेठ हो गया, ऐसे वर्ड जो होते हैं आपके सारे देशज होते हैं। और डी डी में लिखा है आपका विदेशी। विदेशी में अलग अलग होते हैं, जैसे कॉलर हो गया, डॉक्टर हो गया, ऑफिसर हो गए, ऐसे शब्द आ जाते हैं आपके विदेशी में। फिर आते हैं आपका तद्भव। देखो, तद्भव में क्या होता है, आपके जो संस्कृत से लिए जाते हैं वो शब्द है ना, संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी में डिनोट किए जा सकते हैं। और फिर आता है आपका ए तत्सम। ये जो आपका एग्जाम्पल है वो तत्सम का है। अब वो तत्सम का कैसे? देखो, इसमें परीक्षा लिखा है लेकिन लिखा हुआ जो राइट होता है ना, अगर इसका मैं आपको तद्भव रूप बताऊं तो होता परीक्षा। ये ऐसे लिखा जाता परीक्षा। आप लोगों ने पढ़े होंगे तत्सम और तद्भव, तब आप चेक करके देखना, उसमें तद्भव रूप इसका परीक्षा है और इसका तत्सम रूप परीक्षा है। तो ये कौन सा रूप दिया हुआ है? तत्सम रूप दिया हुआ है परीक्षा में, ठीक है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे आपकी डेली की क्लास हो रही है, एक शाम को डेली क्लास होती है, या तो पॉलिटी की क्लास होती है अक्षय सर की, या फिर अरुण सर की क्लास होती है करंट अफेयर्स की। तो लाइव क्लास भी लेना और अटेंड करना। क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को अटेंड करना है।
देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है, यानी कि वो दांत तो दंते नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन में से एक वर्ण है आपका जो दंते नहीं है, ठीक है। ये आपसे पूछा है, निगेटिव वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे आंसर्स को गलत करा देते हैं। देखो अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो 5 वर्ग दिए जाते हैं ईश्वर व्यंजन में, जो 25 वर्ण होते हैं उनके 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? का वर्ग है ना, चा वर्ग है, टा है, ता है और पा वर्ग है। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं के अनुसार क्या होता है, इन्हें रखा भी जाता है। कैसे? देखो जो का वर्ग है ना आपका, उसमें आता है आपका सबसे पहले कंठ, फिर आता है आपका तालु, फिर आपका आता है मूर्धन्य, ठीक है, कंठ तालु मूर्धन्य, फिर आता है आपका दंत, हाँ फिर आता है आपका दंत, फिर आता है आपका ओष्ठ। ये सारे शब्द आते हैं। अब इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है दंते वाला। देखो सबसे पहले ही पूछा ना दंते वाला नहीं है, तो पहले ये देख लेते दंत वाले हैं कौन कौन से। तो दंत में आता है आपका तावर्ग। तावर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे? ता तरबूज हो जाएगा, दा हो जाएगा, धा हो जाएगा, है ना, ये शब्द तो आ जाएंगे। दा आ जाएगा, दा आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, ना आ जाएगा। ये सारे ता वर्ग में आ जाएंगे। हाँ ये सारे आपके क्या है, ता वर्ग में आ जाएंगे। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, दंत के हो जाएंगे। अब देख लो इनमें से जो नहीं होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ता तो आ रहा है, देखो दा भी आ रहा है, ना भी आ रहा है, लेकिन टा नहीं आ रहा। टा कौन सा है हमारा, टा वर्ग है। टा वर्ग है हमारा मूर्धन्य, ये हमारा मूर्धन्य है और यही नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि इन्होंने आपसे पूछा ही गलत था। तो ये टा जो मूर्धन्य है और हमसे पूछा कि दंत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण, पहले तो ये जान लेते हैं महाप्राण वर्ण होते कौन से हैं। देखो अगर किताबी लैंग्वेज के सीखोगे तो बहुत अलग दिमाग लगेगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं, जो मैंने अपनी भाषा से इसकी परिभाषा बनाई है वो ये हो सकता है, जिन शब्दों को बोलने में ज़्यादा प्राण लगाने पड़े या ज़्यादा सांस लगानी पड़े उसे कहते हैं महाप्राण। और जिन जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए कम वायु की यानी कम सांस की जरूरत पड़े उसे कहते हैं हम अल्प प्राण, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा प्राण निकल रहे हैं बोलने में तो वो महाप्राण हो जाएंगे और जिसमें कम प्राण निकल रहे हैं वो अल्प प्राण हो जाएंगे। अब देख लेते कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ग बताए थे, तो का वर्ग को ले लेते हैं। आपके 5 वर्ग में जो शब्द दिए जाते, वर्ड दिए जाते हैं उसी के रिकॉर्डिंग होते हैं। का में क्या आता है आपका, का आता है, गा आता है, गा आता है, घा आता है और ला आता है। ये 5 ही वर्ग होते हैं और इनके 5 ही 5 क्या होते हैं, पार्ट दिए गए होते हैं। तो इसका जो आपका दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। यानी कि आपके जितने भी वर्ग दिए हुए हैं 5 वर्ग के कोई सा भी दूसरा और चौथा शब्द जो होता है वो महाप्राण होता है। यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका, महाप्राण। और उसके अलावा कौन सा बचा, फर्स्ट बचा, थर्ड बचा और फिफ्थ बचा। यानी कि आपका पहला, दूसरा नहीं, तीसरा और पंचम, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। देखो सर आपकी क्लास ले रहे हैं, अगर आप लोगों ने हिंदी की क्लासेस नहीं ली है तो आप सारी क्लासेस को देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, वरना जहाँ भी आपने नोट्स बनाए वहाँ पर आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दूसरा चौथा वर्ण आपके महाप्राण हो जाएंगे और पहला तीसरा पंचम आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, देखो इसमें कौन सा है, इन्होंने महाप्राण पहुंचे हैं, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। का तो आपका फर्स्ट होता है, ये तो होगा नहीं। फिर खा और गा, देखो यही है, खा और गा सेकंड में ही मिल गया हमें राइट आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, फोर्थ का हमारा बी राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? यानी कि ये जो वर्ण हम बोलते हैं, यूज करते हैं अपनी बोलचाल में, वो किसकी हैं? संस्कृत की हैं, फारसी अरबी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं। तो बताना है आपको कौन सी है। देखो इसका राइट आंसर है आपका बी, ये आपकी फारसी अरबी की हैं। कैसे हो जाएंगी, जैसे होता है आपका कागज, का से आपका कागज हो सकता है, कालीन हो सकता है ना। गा से क्या हो जाएगा आपका
जा से क्या हो जाएगा, जहाज हुआ। जो ये सब शब्द आ रहे हैं आपके, तो ये सब क्या है, आपके फारसी और अरबी से लिए हुए हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है। देखो मैंने अभी आपको एक स्लाइड बनाकर दिखाई थी पीछे, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था जो का वर्ग होता है उसमें कंठ आया था, चा वर्ग में मैंने आपको बताया था तालु आया था। यही तो बताया था मैंने आपको, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। का वर्ग में मैंने बताया था कंठ, जो कंठ से बोले जाते हैं जब। चा वर्ग में आ जाएगा आपका कौन सा, तालु। तालु आ जाएगा आपका चा वर्ग में, यानी कि जो चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे आपके किस में चले जाएंगे, वो तालु से बोले जाते हैं। कौन कौन से होंगे, देखो यही तो होंगे, और इसके साथ में शा और या भी आता है। यही होते हैं तालु के उच्चारण के वर्ड, जो मैंने आपको यहाँ नोट कर दिए हैं। देखो जो यहाँ पर मिल जाएंगे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है पावर्ग, पावर्ग नहीं है, टावर्ग नहीं है। देखो थर्ड में लिखा है ई भी लिखा है, हाँ इसमें छोटी और बड़ी भी होती है, शा भी होता है, या भी होता है, और चावर्ग है। चावर्ग आ गया, और चावर्ग ही मैंने आपको इसमें बताया कि तालु के द्वारा ही चावर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो जाता है, यानी कि 6 का राइट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ग के बाद आता है। यानी कि जो खा वर्ण है वो किसके बाद में आता है ना, किसके बाद में आता है। तो इससे पहले क्या आता है वो पूछा है इन्होंने, बाद में आता है। ये तो देखो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो गया है, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मत सोचना इनके भी कोई क्रम होते होंगे, ये सब आपके वर्णमाला के ही वर्ण हैं। तो खा से पहले क्या आता है ये पूछा है, ये मत देखो कि खा किसके बाद में आता है। तो किससे पहले, इसके पहले का वर्ड जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। का छा तारा, तो ये तो लास्ट के हो गए, ये तो सब लास्ट के हो गए। का ही आता है, का खागा, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो का आता है खा से पहले, तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं। देखो मैंने अभी भी स्लाइड बनाई थी उसमें बताया था कंठे ध्वनियां जो हैं आपकी सारी का वर्ग इसमें आ जाता है, ठीक है, का वर्ग आ जाता है, और इसी के साथ में छोटा और बड़ा आ भी इसी में ही आते हैं। तो देख लेते हैं, जहाँ का वर्ग के जितने भी वर्ड होंगे अगर वही दे रखे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में लिखा है का और खा, इसमें दे रखा है। चलो देखो अगर राइट आंसर तक आप पहुंच भी जाते हो ना, फिर भी 4 क्वेश्चन को चेक कर लेना, हो सकता है कि और भी दे रखी हो, है ना। कहते हैं ना एक ऑप्शन भी आता है आपका ये सभी, तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होते हैं। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, तो पढ़ने में कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर में लिखा या और रा चा जा टा, देखो इसमें नहीं है, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर फर्स्ट हो गया। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। जो वर्णमाला दे रखी है आपकी उसके संयुक्त स्वर, देखो ध्यान से देखना, इसमें संयुक्त स्वर पूछे हैं। अधिकतर आपने पढ़े हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, वो आपके 4 होते हैं, वो सब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसमें स्वर पूछे हैं। स्वर आपके 11 होते हैं और उन्हीं में कौन से स्वर हैं आपके संयुक्त वाले वो पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको। देख लेते हैं, छोटा आर और बड़ा, मैंने अपनी जो प्रीवियस क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे वर्ण होते हैं जो मूल रूप से स्वर होते हैं, बाकी क्या होते हैं आपके संयुक्त बन जाते हैं। वो कौन से हैं वो बताने हैं आपको। अगर जिसे पता है, अगर किसी ने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो पक्का वो बता सकते हैं, और जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं बता देती हूँ। देखो छोटा आ और बड़ा, अच्छा ध्यान से देखो, ये छोटा है, क्या छोटा आ किसी चीज से मिलकर बना है। छोटा आ को आज तक सबने छोटा आ ही पढ़ा है ना। बड़ा आ तो मिलकर बन सकता है छोटे आ से, लेकिन छोटा आ हमेशा छोटा ही रहता है, ये तो संयुक्त तो हो ही नहीं सकता, ये तो कट जाएगा। बी है आपका छोटी ई और बड़ी, छोटी ई भी किसी से मिलकर नहीं बनी, छोटी ई आपने ऐसी ही पढ़ी है, छोटी ई और बड़ी ऐसी ही होती है, तो ये भी नहीं होगा राइट आंसर। सी है आपका ए और ओ, देखो अब ध्यान से देखना ए आपका कैसे बना हुआ है, जब छोटा आ प्लस ई मिलकर बनते हैं तब आपका ए बनता है ना, यही तो होता है, तो ये संयुक्त हो सकता है। और जब छोटे आ में आप ए मिला देते तो आपका बड़े ए बन जाता है, ए से यानक, तो ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे आपके। फिर ओ दे रखा है, ओ कैसे बनेगा आपका, जब हम छोटे आ में ऊ मिला देते हैं तब हमारा बनता है ओ, और जब हम छोटे आ में ओ मिला देते हैं
तब क्या बन जाता है हमारा बड़ा ओ। यही तो होता है, यही आपके संयुक्त स्वर हैं। व्यंजन सबने पढ़े हैं, स्वर अब आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा राइट हमारा, सी हो जाएगा। ये स्लाइड को जरूर बना लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एसएससी जीडी की कर रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कर रहे हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है आपके एग्जाम में। ग्रामर कभी किसी की चेंज नहीं हो सकती, जो ये बहुत सालों से चलती आ रही है, आज तक वही हुआ है। तो ग्रामर हमेशा रहेगी, चाहे आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत ग्रामर देखने को मिल जाएगी, और यूपी टेट में तो डेफिनेटली होती है। तो ग्रामर अगर आपकी मजबूत है ना, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। ये स्लाइड को बना लेना, आपको आसानी पड़ जाएगी। अगर ए भी आता है ना, ए से अनक भी आता, तब भी आपके संयुक्त व्यंजन है। ओ से ओखलिया या ओ से औरत वाला बढ़ भी आता है ना, तो भी वो आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो वर्ण है आपका, ये किसके अंतर्गत आता है। मूल स्वर है, देखो स्वर तो है ही नहीं है, ये बात सभी जानते हैं, ये व्यंजन का वर्ण दे रखा है, स्वर तो है ही नहीं। घोष वर्ण है, क्या घोष और अघोष वर्ण में आते हैं ये तो वर्ग में ही नहीं आता, जो 5 वर्ग दिए जाते हैं उसी में नहीं आता, तो घोष वर्ण तो ये बाद में कहलाएगा। फिर आता संयुक्त वर्ण है, ये तालव्य। तालव्य किस में आते हैं आपका, ता वर्ग में आते हैं। क्या ता वर्ग में ये शब्द आता है, नहीं आता, एक ही बचा सी, यही इसका राइट आंसर है, संयुक्त वर्ण है। अगर आप का दंशा में मिलकर बनाते हो तब आपका शा बन जाता है। देख लेना, ये आपका संयुक्त क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा यौगिक शब्द दिया गया। देखो पहले जान लेते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। मैंने आपको ऋण बताए थे कि 3 ही शब्द होते हैं, एक ऋण, यौगिक और योग ऋण। यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक ऋण शब्दों को मिला करके बनाए जाते हैं, और जब इनका खंड करते हैं, यानी कि इनके जब टुकड़े करे जाते हैं, तो इनका एक अर्थ प्रकट हो जाता है, वो होते हैं आपके यौगिक। देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो योगी शब्द लिखा है, अगर मैं इसके खंड करूँ तो कोई अर्थ निकलेगा, यो प्लस गी कभी नहीं निकल सकता, ठीक है। फिर आता बी आपका विद्यालय, हाँ ये इसके खंड हो सकते हैं, विद्या प्लस आल्य, यानी कि विद्या के लिए जो हम सीखने के लिए जाते हैं उसके लिए एक आल्य बनाया गया है विद्यालय, इसके अर्थ हो रहे हैं। पुस्तक के जब खंड करे जाएंगे कोई अर्थ प्रकट होगा, नहीं हो पाएगा। लेखक का भी नहीं होगा। संधि विच्छेद जरूर हो रहा है, लेख प्लस अक, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इनका, तो ये तो होंगे ही नहीं, ना ये हो पाएगा आपका, ना पुस्तक हो पाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य है ना, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। आल्य का मीनिंग होता है विद्या का, तो मीनिंग होता ही होता है। तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द पूछे हैं, पहले ये जान लो विकारी शब्द होते क्या हैं। देखो वह शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं किसमें परिवर्तन हो सकता है। तथापि, बल्कि, एवं। देखो ये एक ऐसे शब्द है जो 2 वाक्य को जोड़ते भी हैं, आप ध्यान से पढ़ना कभी, है ना। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, राम एवं श्याम, तो 2 शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है। राम बदल सकता है, श्याम भी बदल सकते हैं, उसकी जगह किसी स्त्रीलिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एवं हमेशा रहता ही रहता है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। बल्कि, आप किसी भी शब्द में बल्कि लगा सकते हैं, क्योंकि, परंतु, किंतु ये लगा सकते हो, लेकिन ये चेंज नहीं होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। लेकिन जो डी ऑप्शन में लिखा है ना मनुष्य, ये चेंज हो सकता है, इसका हम वचन बदल सकते हैं, मनुष्य भी कह सकते हैं, मनुष्यों। इस संसार में बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, है ना, मनुष्यों के लिए कल्याण हो रहा है, तो क्या है, बदल सकता है। मनुष्य था, ये मनुष्य है, ये भी बदल सकता है, काल भी बदल सकता है इसका, लेकिन ये शब्द नहीं बदल सकते। तो मैंने परिभाषा के हिसाब से मैंने आपको यही बताया है कि वह शब्द जो लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन किए जा सकता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो मनुष्य में चेंज हो सकता, बाकी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद हैं। पहले ये जान लो अव्यय क्या होते हैं। अव्यय जिसमें कुछ खर्च ना हो, देखो व्यय में तो खर्च होता है, अव्यय मतलब जिसका खर्च ही नहीं होता।
अव्यय और विकारी शब्द आपके एक ही तरीके से होते हैं, सॉरी अविकारी शब्द, अविकारी और अव्यय आपके एक ही रूप में होते हैं। कैसे? इनके भी क्या होता है, काल वचन और सॉरी काल वचन में क्या होता है, शब्द के अनुसार परिवर्तन हो जाता है अव्यय में। अब इसमें पूछा है आपसे इसके कितने भेद होते हैं, भेद कितने होते हैं ये आपको बताना है। देखो इसके भेद होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक होता है, विस्मय बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है और कालवाचक होता है। इसके 4 ही रूप दिए गए हैं, विस्मय बोधक, संबंध बोधक, हाँ यही 4 प्रकार होते हैं किसके, आपके अव्यय के। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। देखो फिर से वही शब्द आपसे पूछ ले, मैंने आपके इसको परिभाषा आपको बता ही दी है, देख लेते हैं कौन सा शब्द है। हाथी, यहाँ, इधर, उधर। देखो यहाँ इधर उधर कभी नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना। आप इधर चाहे समय लगा दो, कुछ भी लगा दो, यहाँ का शब्द वहीं रहेगा। यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, कुछ भी करो, यहाँ था या यहाँ थी, था थी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ शब्द कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी कभी चेंज नहीं होती। लेकिन हाँ हाथी आपका चेंज हो सकता है, लिंग काल वचन के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हाथी का अगर आप फीमेल सॉरी स्त्रीलिंग करोगे तो हथनी भी हो जाएगा, है ना, हाथियों हो जाएगा, कि हाथियों का झुंड आ रहा है, बहुत सारे हाथियों के लिए, तो इसमें बदल सकते हैं। तो विकारी शब्द क्या कहते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध यानी कि इन चारों में से एक शब्द है जिसकी शुद्धिकरण नहीं है, मतलब कि शुद्ध लिखा हुआ नहीं है, वर्तनी ठीक नहीं लिखी हुई है। देख लेते हैं। सुंदर, ये तो ठीक लिखा है। सुंदरता, ये भी ठीक है। सौंदर्य और सौंदर्यता, देखो सौंदर्यता कहीं नहीं देखा होगा आपने, सौंदर्य भी पढ़ा होगा, सुंदरता भी पढ़ा होगा, सुंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन सौंदर्यता कहीं भी नहीं लिखा होता है ना, कोई विशेषण थोड़ी ना है इसका जो हम सौंदर्यता कर देंगे। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है। इनमें से तत्कालिक वर्तमान, देखो आपके काल पढ़े होंगे आप लोगों ने, काल कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। कौन कौन से, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यही होते हैं 3 काल। इसमें से ही आपसे पूछा है कि तत्कालिक वर्तमान काल, और वर्तमान में भी आपके सॉरी जो वर्तमान काल होते हैं उसके भी आपके भेद दे रखे, 5 भेद होते हैं इसके। तो उसमें से ही एक का आंसर आपको इसमें बताना है। कौन कौन से होते हैं, तत्कालिक होता है, एक पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण होता है, तत्कालिक होता है, सॉरी वर्तमान में ना, हाँ 5 भेद होते हैं इसके। आसन्न, सॉरी आसन्न नहीं होता, संभाव्य होता है, संभाव्य होता है, संदिग्ध होता है और अपूर्ण होता है। 5 होते हैं इसके प्रकार, किसके, वर्तमान के। इसमें आपसे तत्कालिक पूछा, पहले मैं आपको देखो, अगर आपको नहीं भी पता ना इसके कितने प्रकार हैं तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ निकालो, आप खुद आंसर तक पहुंच जाओ। तत्कालिक का मीनिंग होता है जो हाल फिलहाल में अभी काम होता है, कहते हैं ना तत्काल खाना लाओ, ये तत्काल ये काम करो, यानी कि अभी अभी जस्ट ये काम करना ही है। तो जो तत्काल में अभी काम हुआ है वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है जो काम चल रहा है। तो पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन। वह जाता है, वह जा चुका है, देखो ये तो भूतकाल में हो गया, वर्तमान में नहीं जाएगा जब जा चुका है। चुका चुकी वाले किस में आते हैं, आपके वर्तमान सॉरी भूतकाल में आते हैं। सी है वह जा रहा है, फिर डी है आपका वह जाता होगा, होगा इसमें संभाव्य है, इसमें संभाव्य आ रही है, इसमें संभावना की जा रही है किसी काम की, लेकिन वह जा रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालिक काम हो रहा है, ये वह जा रहा है, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। अब देखो इसमें भूतकालिक पूछ लिए हैं, अभी क्या कर रहे थे, अभी वर्तमान पूछा था, अब भूतकालिक पूछा है कि ये जो शब्द लिखा है यानी कि वाक्य लिखा है आपका मैं खाना खा चुका हूँ, ये कौन सा है। इसके भी आपके कितने 6 भाग होते हैं, किसके, भूतकालिक, भूतकाल के आपके कौन कौन से होते हैं। देखो एक सामान्य होता है, पूर्ण होता है, आसन्न होता है, संदिग्ध होता है, एक अपूर्ण होता है, एक हेतु हेतु होता है। 6 होते हैं, वर्तमान में 5 होते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, ये संदिग्ध है। संदिग्ध में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ वह काम कर रहा होगा या क्या होगा, उसने ये काम किया होगा, इसमें संभावना हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि उसने काम कर लिया या नहीं कर लिया।
आसन्य में क्या होता है आपका, जस्ट अभी काम होता है, मैंने खाना खाया, टाइम का नहीं पता चलता, मैंने खाना खाया इतना बता दिया है, आसन्य में ये होता है। सामान्य में क्या होता है आपका, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया यानी कि जस्ट अभी काम निपटा है सामान्य में। लेकिन ये जो दे रखा है वो आपका पूर्ण भूतकाल है कि मैंने खाना खा चुका हूँ, कि मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि काम समाप्त हो गया है, तो पूरी बात हो चुकी है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में अपादान कारक है। देखो कारक सबने पढ़ रखे होंगे, 8 कारक होते हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपादान तक ही पहुंच जाओ। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग यानी कि जो चीज किसी से अलग होती है तो उसके लिए अपादान कारक आता है, अपादान कारक आता है से अलग। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, क्योंकि वो अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता टूट रहा है तो वो अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है, तो उसमें अपादान कारक लगता है। हिमालय से गंगा बहती है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है आपका एग्जाम्पल जो हमेशा पूछा ही जाता है। देख लेते कौन सा है, राम ने रावण को मारा, देखो ये नहीं हो पाएगा, ये तो कर्ता वाला आ गया ना। बी है मदन से अब सहा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा, से अलग वाली बात है। हिमालय से गंगा निकलती है, देखो यही मैं बता रही थी आपको एग्जाम्पल में और यही लिखा हुआ है, यानी बहुत इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि जब आप कारक पढ़ते होंगे ना सभी टीचर्स या बुक्स में अधिकतर यही एग्जाम्पल दिया जाता है, तो मुझे भी वही याद था। हिमालय से गंगा निकलती है यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, से आ रहा है। चाकू से फल काटो, नहीं ये तो संप्रदान में चला जाएगा, नहीं कर्म में चला जाएगा, सॉरी कर्म में चला जाएगा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से क्रिया जो है वो कौन सी वर्तमान काल में दी हुई है, वर्तमान में काम हो रहा है वो वाली बताइए क्रिया। देखो ध्यान से देख लेना, इसमें क्रिया पूछी है, ध्यान से देखना क्रिया। ए है उसने फल खा लिए थे, देखो ये तो भूतकाल में हो गया क्योंकि थे आ गया। बी है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, हाँ ये बात ठीक है, ये काम हो रहा है आपका यानी कि वर्तमान में चल रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। अचानक बिजली कूद उठी, यानी कि ये तो समाप्त हो गया काम। कल वह आने वाले थे, ये भी आपका भूतकाल में, एक ही बचा बी आने की राइट आंसर। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वर्तमान में काम अभी हाल फिलहाल में हो रहा है कंटिन्यू। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। देखो फिर से निगेटिव पूछा है, इसे ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप क्या करोगे एग्जाम में कि अनुकरणात्मक है, अनुकरणात्मक है नहीं है पूछा है इसमें आपसे। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है। अनुकरणात्मक ना बोलो, अनुकरण बोलो। अनुकरण का मतलब होता है देखकर काम करना, है ना, देखकर करना, अपने जीवन में किसी चीज को उतार लेना। जब किसी को आप देखकर कोई काम करते हो तो उसे अनुकरण करना कहते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो तो आपने पहले बोल दिया फिर रिपीट करके बच्चा बोल रहा है तो वो भी आपका अनुकरण ही कहलाएगा। किसी को देखकर आपने उसकी नकल करी है तो वो भी अनुकरण ही कहलाया जाता है, ठीक है। अब आप देखकर किसी को क्या है आपका एग्जाम क्लियर करना सोचे तो अनुकरण ही कहलाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लिखा फड़फड़ाना, मिमियाना, झुटलाना, हिनहिनाना, कौन सा होगा। फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, देखकर होते हैं ये सारे काम। लेकिन जो सी ऑप्शन है ना आपका झुटलाना, ये आपका नहीं आएगा अनुकरण में। क्यों नहीं आएगा ये भी जान लेते हैं। देखो जो झुटलाना शब्द है वो झूठ शब्द में आना जुड़ा है तब, ये आपका नाम धातु है, नाम धातु क्रिया है ये आपकी, नाम धातु क्रिया होती है आपकी, उसमें होता है। उसमें क्या होता है नाम धातु में, किसी भी शब्द के बीच में धातु में क्या है ना शब्द जोड़ दिया जाता है। इन्होंने झूठ शब्द में क्या जोड़ दिया, ना जोड़ा है, तब झुटलाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी आपकी, मैं लिख दे रही हूँ। जब क्लास में सर आपको पढ़ाएंगे, क्रिया भी पढ़ाएंगे, संज्ञा भी पढ़ाएंगे, आपको क्या करना है डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। जब आप अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेते हो ना तो प्रैक्टिस साइड आराम से हम कर लेते हैं। और वैसे प्रैक्टिस साइड से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तब भी आप प्रैक्टिस साइड लगा सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है,
इसमें लिखा है किस प्रकार की है, जो ये क्रिया दी गई है वो किस प्रकार की है, अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है या असमापिका है। समापिका और असमापिका होती है जो किसी चीज के समीप होती है, ठीक है, शब्द के। तो ये तो रहनी, चिड़िया आकाश में उड़ रही, देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अपनी मर्जी से उड़ रही है, कोई तो उसे उड़ा नहीं रहा है ना, इसमें कोई कर्म नहीं आ रहा है उसका। दो शब्द होते हैं आपकी जो क्रिया होती है, एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक होती है। अकर्मक में क्या होता है, देखो अकर्मक की अगर मैं परिभाषा बताऊंगी तो वो कहा जाएगा जो क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो वो अकर्मक हो जाती है, और सकर्मक में क्या होती है, क्रिया का फल कर्म पे पड़े तो वो अकर्मक हो जाती है। आप बिल्कुल भी ऐसा दिमाग मत लगाना। अकर्मक जो होती है ना आपकी क्रिया, उसमें मनुष्य हो या कोई भी अपने मन से काम करता है, वो अकर्मक कहलाती है। जैसे बच्चा रोता है, अब बच्चा रो रहा है तो उसके खुद के मन की बात है, ठीक है, रुलाया गया वो बात अलग है, लेकिन वो रो तो खुद ही रहा है ना। या फिर राम सोता है, जो ऐसे शब्द होते हैं ना, तो इसमें क्या होती है आपके कर्म नहीं होता है, भाव होते हैं इंसान के या मनुष्य के या किसी भी जीव जंतु के, तो वो आपकी अकर्मक में चली जाएगी। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो पक्षियों का काम है उड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं आया है उनका। अगर होता ना राम सेब खाता है, तब तो सेब पर जा रही थी बात कि क्या खाता है, सेब खाता है, लेकिन पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो वो खुद का स्वयं का काम है, तो ये आपकी अकर्मक में चली जाएगी। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है। यानी कि 4 वाक्य हैं आपके, सॉरी 3 वाक्य हैं जो दिए गए वो गलत हैं, एक है जो बिल्कुल सही है, वो आपको बताना है। देखो अशुद्धि नहीं है, ध्यान से पढ़ लेना, ये मत पढ़ लेना कि अशुद्धि दे रखी है, 3 तो खुद ही गलत है, वरना ही टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसमें लिखा है जो 4 वाक्य आपको दिए हैं इनमें से विशेषण कौन से संबंधी, विशेषण में ये भी ध्यान रखना, विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है वह कौन सा, यानी कि सही वाला ढूंढना है। तो पढ़ लेते एक एक करके। फर्स्ट में लिखा है उसमें एक गोपनीय रहस्य है। देखो रहस्य तो खुद ही गुप्त रहता है, तो गोपनीय लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, रहस्य तो खुद ही एक सीक्रेट है, उसे गोपनीय लिख लो या ना लिखो बात तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और विशेषण की बात रही तो एक ही बात आ जाएगी, 2 बार थोड़ी ना आ जाएगी। बी है आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा। देखो सज्जन भी बोल दिया और अच्छा भी बोल दिया, जब सज्जन बोल दिया तो अच्छा बोलने की क्या जरूरत थी, ये तो क्रिया विशेषण का काम कर जाएगा। पहली बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सज्जन का मतलब होता है सत्य बोलने वाला, सत्य प्लस जन, उसे बोला जाता है सज्जन। अगर वो खुद ही सत्य बोलने वाला इंसान है तो उसके लिए अच्छा लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोई विशेषण का काम नहीं करेगा यहाँ पे। सी है कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। अरे खूब ठंडा लाओ या ज्यादा ठंडा लाओ, बर्फ तो बर्फ ही रहेगी, वो खुद ही ठंडी है, तो उसकी क्यों हम विशेषता बनाएं, खूब ठंडा कैसे कह देंगे हम। डी है वहां ज्वार की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। देखो ये राइट आंसर है, कैसे ये भी जान लो, वहां ज्वार की यानी कि वहां बुखार का सबसे बेस्ट इलाज होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें चिकित्सा का मतलब इलाज ही तो होता है, तो सबसे अच्छा इलाज होता है, ये बात बोली गई है। इसमें क्या है, जो सर्वोत्कृष्ट लगा हुआ है ये आपका विशेषण है, किसका है, इलाज के लिए यानी कि चिकित्सा के लिए। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण पूछा है, देखो आपसे ध्यान रखना, गुण बताया जाएगा, इसमें क्वालिटी बताई जाएगी। ए लिखा चौगुना, बी है नया, सी है कुछ और डी आपका 3। देखो ये तो आपका संख्यावाचक है, ये भी आपका संख्यावाचक है, कुछ है आपका अनिश्चयवाचक विशेषण है, इसमें निश्चित ही नहीं होता। नया क्या है, ये इसमें क्वालिटी बता रहा है, नया घर, नई साड़ी, नया कार, नई कार है ना, नया जो चीज होती है उसकी विशेषता बताई जा रही है, नई टी शर्ट कुछ भी हो सकती है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आपका आ जाएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। विशेषण पूछा है इसका, उत्कर्ष एक शब्द दिया हुआ है आपका। पहले ये बताओ उत्कर्ष का मीनिंग क्या होता है। उत्कर्ष का मीनिंग होता है उन्नति, तरक्की। क्या होता है, उन्नति या तरक्की करना। तो आप विशेषण बताना है इसका क्या होगा। अपकर्ष, देखो अपकर्ष तो उत्कर्ष का विलोम होता है, ये तो इसका विलोम हो जाएगा, तो ये तो राइट आंसर नहीं हो पाएगा, है ना, ये तो विलोम हो गया। अपकर्ष, अपकर्ष कोई शब्द नहीं होता। उत्कीर्ण या उत्कर्ष क्या होगा,
उत्कीर्ण यानी कि किसी को पास करना या आगे पहुंचाना, है ना। इसका राइट आंसर है आपका डी, उत्कर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहते हैं ना उसे अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त की है, बहुत अच्छी उत्कृष्टता, है ना, यानी कि उसने बहुत अच्छी से तरक्की प्राप्त की है अपने काम में। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वाक्य में काला शब्द विशेषण है उसका भेद चुनिए। यानी कि जो आपको एक वाक्य दिया है इसमें आपको बताना है काला शब्द विशेषण, यानी कि विशेषण बताना है आपको, और वो कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछा है। तो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन में, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब इसमें बताना है आपको कि इसमें जो कुछ दिया हुआ है, सॉरी ये ना देखो यहाँ पर काला करना था, यानी कि ये जो वर्ड था आपका काला करना था, यह हुआ नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो लिखा है निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, यानी कि ये जो शब्द लिखा है आपका कुछ ये काला हुआ था क्वेश्चन में, तो ये कौन सा विशेषण है, कौन सा प्रकार है विशेषण का, ये पूछा गया। बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस शब्द से पूछा गया, कुछ शब्द से, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है उसके लिए सॉरी। ए है गुणवाचक विशेषण, ये गुण बता रहा है इस वाक्य का। फिर बी है आपका अनिश्चित परिमाण विशेषण। सी है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। डी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, ये कोई भी निश्चित नहीं है कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं है कि कक्षा में 30 है या 40 है। संख्या नहीं दी है, कुछ दिया है, कुछ का मतलब क्या, अनिश्चित है, ऊपर से संख्या से रिलेटेड है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो आज के लिए यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी की सारी क्लासेस को आप अटेंड कर लेना। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।